हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर अड्डा 121 पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है एसएससी जीडी की, और जिसमें हम जीएस के 25 क्वेश्चन, बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, आपके सामने लाते हैं। और अभी तक जो है हमारे जो प्रैक्टिस सेशन है वो प्रैक्टिस सेट 12 तक हो चुके हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यानी 13 प्रैक्टिस सेट नंबर है। और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे आप लोगों के सामने। और सभी लोग, जितने भी हमारे प्यारे भाइयों बहन हमारे दोस्त लोग हैं, वो सब हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और मैं कुछ बात बता देता हूं कि 2 दिन जो है थोड़ा सा सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए 2 दिन जो है टाइम थोड़ा सा हमारा नहीं हो पाया है सही से, तो उसके लिए हमें खेद है कि 2 दिन आपको क्लासें नहीं आ पाई। इसके अलावा और भी जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे हमारे सौर फिजिकल एकेडमी से भी जुड़े हैं, सौर एकेडमी से भी जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भोले बाबा का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप लोगों को दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन सा ताम्र पाषाण काल का स्थल नहीं है। राइट, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ताम्र पाषाण काल का स्थल नहीं है। तो मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि जब भी आप लोग शुरुआत करते हो, इतिहास के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पे कुछ काल के बारे में दिया जाता है, कुछ समय है ऐसा। जैसे सबसे पहले आप देखते हो पाषाण काल, सबसे पहले क्या देखते हो? पाषाण काल। राइट, पाषाण काल है, और पाषाण काल जो है बेसिकली 3 भागों में बढ़ जाता है। पाषाण काल 3 भागों में बढ़ता है। पुरा पाषाण काल, ठीक है, एक बढ़ता है पुरा पाषाण काल, ठीक है, पुरा पाषाण काल, ओके, पाषाण काल। और दूसरा जो बढ़ता है, दूसरा जो है वो मध्य पाषाण काल है। क्या है? मध्य पाषाण काल है। राइट, मध्य पाषाण काल है, ठीक है। और तीसरा जो काल बढ़ता है वो है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। राइट, नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल। और इसके अलावा जब ये तीनों काल खत्म हो जाते हैं, यानी कि नवपाषाण काल की अवस्था जब खत्म होती है, इसकी अवस्था खत्म होने के बाद तो हमारे यहाँ जो है मानव के द्वारा तांबे का प्रयोग किया जाता है, यानी तांबे की खोज हो जाती है। तो जब तांबे की खोज होती है तो उस संस्कृति को ही बोला जाता है ताम्रपाषाण। यानी कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता और नवपाषाण काल सभ्यता को देखते हैं तो उसके बीच की जो सभ्यता है वो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। यानी कि नवपाषाण काल के बाद हमारे भारत में क्या है? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। कौन सी है? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। राइट, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है यानी कि मनुष्य के द्वारा तांबे का प्रयोग करना आरंभ कर दिया गया था। और याद रखेंगे कि मानव के द्वारा जो है सबसे पहली धातु जो थी वो तांबे का ही प्रयोग किया गया था। राइट, तो ये पूछी गई है कि इसमें से कौन सा स्थल है जो ताम्रपाषाण सभ्यता से या ताम्र संस्कृति से संबंध नहीं था। ठीक है, तो पहला हम ऑप्शन देखते हैं, आहार राजस्थान। ये आहार क्षेत्र है, ये एक रीजन था, आहार संस्कृति के नाम से जाना जाता था, आहार संस्कृति। ठीक है, आहार संस्कृति के नाम से जाना जाता था, और ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। वहीं पर हम जोरवे की बात करते हैं, जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति जो है ये भी जो है क्या है? ये भी ताम्रपाषाण कालीन जो है संस्कृति है। ये भी क्या है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। राइट, फिर इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपका चिरांद। यहां पर तीसरा ऑप्शन आ जाता है चिरांद। ओके, और एक ऑप्शन है यहाँ पे आपको मेहरगढ़ दिख रहा होगा। तो चिरांद की बात करते हैं। चिरांद ये बिहार में स्थित एक क्षेत्र था, बिहार में स्थित क्षेत्र था, और ये नवपाषाण काल स्थल है। कैसा है? नवपाषाण काल स्थल। ओके, नौ यानी कि ताम्रपाषाण काल के पहले का स्थल है, नवपाषाण काल स्थल है। तो यहाँ पे जो है आंसर आपके कितने हो जाएंगे? तो ये तो आंसर इसका हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे दिया है मेहरगढ़। मेहरगढ़ भी जो है ये कैसा है? नवपाषाण काल स्थल है। कैसा है? नवपाषाण काल स्थल। राइट, नवपाषाण काल स्थल है, नवपाषाण काल स्थल है। राइट, तो इसको भी हम लोग डन कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर जो है 2 हो जाएंगे, यानी कि चिरान भी हो जाएगा और जो है मेहरगढ़ हो जाएगी। यानी कि ये 2 स्थल है जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल नहीं है। और ये दोनों स्थल कैसे हैं? ये हमारे दोनों स्थल जो है कैसे हैं? नवपाषाण काल स्थल है। ठीक है, नवपाषाण काल। अब मेहरगढ़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे। क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा? सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़ में। राइट, सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले थे, कृषि के साक्ष्य मिले थे। लेकिन अब कुछ समय से एक जो है हमारे संत कबीर नगर में एक स्थल है जिसका नाम है लहुरा देव। क्या नाम है? संत कबीर नगर का स्थल है जिसका नाम है लहुरा देव। लहुरा
देव, संत कबीर नगर का स्थल है लोहरा देव। तो इसने जो है लोहरा देव ने जो है बैक कर दिया किसको, मेहरगढ़ को। इससे अब मान्यता यह है कि सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल में वो कहां पर मिले हैं, लोहरा देव में मिले हैं, और ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। ठीक है, तो इसका जो पहले का क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा ताम्रपाषाण काल स्थल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा चिरान भी हो जाएगा और मेहरगढ़ हो जाएंगे, ये दोनों कैसे नवपाषाण काल स्थल है। राइट, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आज का क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट होता हुआ दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या कह रहा है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने दिशा का वर्णन किया गया है। तो ये हमारा इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो इसमें हम सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ऐत्रेय ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ये है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ये निकल के कहां से आया, तो ये निकल के आया कहां से, ऋग्वेद से। कहां से निकल के आया, तो ऋग्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसमें ये पूछा गया जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें कितने दिशा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया 8, चौथा ऑप्शन दिया है 10। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो मैं बता देता हूं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में जो दिशा का वर्णन किया गया है वो बेसिकली इस तरह से किया गया है। ठीक है, दिशा का वर्णन किया गया है किस तरह से किया गया है, तो 5। अब यहाँ पे 5 कैसे, यानी कि 5 स्थानों को हम डन कर देते हैं। ये पूर्व का क्षेत्र है, ये पूर्व क्षेत्र है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम का क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र है, और ये उत्तर का क्षेत्र है, उत्तर का क्षेत्र है। राइट, उत्तर का क्षेत्र है, और ये आपका मध्य क्षेत्र है, जो बीच में है ये मध्य क्षेत्र है, और ये है आपका दक्षिण। ठीक है, अब ये इसकी चर्चा क्यों की गई है, क्योंकि होता यह था जब आप उत्तर वैदिक काल, यानी कि जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं तो वहां पे आप लोग देखते हैं कि 5 जो है दिशाएं होती थी, और 5 दिशाओं में जो है 5 तरह के शासक हुआ करते थे। अब पूर्व में जो शासक बैठता था, यानी पूर्व में इस गद्दी पर कोई शासक बैठा है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते थे, इसको सम्राट बोलते थे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, सम्राट। जैसे हमारा मगध क्षेत्र था तो ये पूर्व के एरिया में आता था। ओके, फिर अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर की, बात करते हैं तो उत्तर में शासक बैठता था, इसको बोलते थे विराट। क्या बोलते थे, इसको विराट। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, विराट बोलते थे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मध्य की, बात करते हैं तो मध्य में क्या बैठता था, राजा बैठता था। मध्य का जो क्षेत्र होता है जहां पर शासक बैठा करता था उसको राजा बोलते थे। पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम में जो है यहाँ पर कौन होता था, स्वराट होता था। कौन, स्वराट होता था। राइट, ये स्वराट इसको बोला जाता था। फिर दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ पर जो होता था भोज। ठीक है, राजा भोज। राजा भोज का नाम सुना होगा, तो आप उसी से आप लोग यहाँ पे इसको कनेक्शन करेंगे, भोज। ठीक है, तो दक्षिण में भोज। ठीक है, भोज हो गया, पूरब में सम्राट हो गया, उत्तर में विराट हो गया, पश्चिम में स्वराट हो गया, और मध्य में जो है राजा। तो ये 5 दिशाओं को जो है वर्णन किया गया। आपका आंसर कहीं पे दिख रहा है 5 दिशाएं। राइट, ये आंसर दिख रहा है, और आंसर जो है हमारा हो जाएगा क्या, 5 दिशाओं का वर्णन किया गया। अब इसी तरह से मिलता जुलता नाम होता है एक तैत्रेय ब्राह्मण। क्या होता है, तैत्रेय ब्राह्मण। तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्रेय ब्राह्मण, ये था ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। एक होता है तैत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। अब ये कहेंगे कि तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ कहां से निकल के आया, तो ये निकल के आया यजुर्वेद से। कहां से निकल के आया, तो ये निकल के आया यजुर्वेद से। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, वेदों के बारे में पढ़ा होगा, तो हमारे जो ग्रंथ है, हमारे सबसे पुराने ग्रंथ है वो वेद ही हैं। और वेदों में भी कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। और जिसमें पहले नंबर पे आपका आता है कौन सा, ऋग्वेद आता है, दूसरे नंबर पे आता है यजुर्वेद, तीसरे नंबर पे सामवेद, और चौथे नंबर पर अथर्ववेद आता है। शुरुआत के जो 3 वेद होते हैं, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इनको, वेद त्रयी। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेद त्रयी किसे बोलते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो अथर्ववेद था इसकी रचना जो है उत्तर वैदिक काल में की गई थी। ठीक है, अथर्ववेद में जो है कर्मकांड के बारे में, जादू टोना, ये ढोंग आडंबर, ये सारी चीजों के बारे में जो है वहां पर बात कही गई है। तो ये बातें जो मैंने इसलिए बताई हैं ताकि आपके कुछ पॉइंट का जो है रिवीजन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, 5 दिशाओं का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र क्या है। तो इंटरनेट पर सबसे पहले कौन सा उपलब्ध हुआ। देखिए, हार्ड कॉपी में हमारे पास पेपर आते हैं, सभी आते हैं, आपने देखा होगा जितने भी न्यूज़पेपर हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग न्यूज़पेपर आते हैं। लेकिन हमारे पूरे इंडिया में कुछ पेपर जो हैं बहुत ही चर्चा में रहते हैं। जैसे इसमें नाम मैंने डाल रखे हैं, रेडियन एक्सप्रेस लग गया है, यहाँ पे इंडियन लिखना चाहिए था, इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस है, दैनिक जागरण है, द हिंदू है, इनमें से कोई नहीं है। और बहुत से जो है हमारे समाचार पत्र जो हैं चलते रहते हैं। तो इसमें यह पूछा गया जो इंटरनेट पर सबसे पहले किस पेपर को डाला गया। इंटरनेट पे आप जाके जो है
जो है न्यूज़पेपर को आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, राइट। तो पहला ऑप्शन दिया इंडियन एक्सप्रेस, ये अंग्रेजी समाचार पत्र है। दूसरा दैनिक जागरण दिया, ये एक हिंदी समाचार पत्र है। तीसरा दिया द हिंदू। तो मैं बता देता हूं भारत में जो अंग्रेजी समाचार पत्र है यानी कि द हिंदू, ठीक है, यहाँ पर, और बहुत ही फेमस समाचार पत्र है। अक्सर जो है इसकी जितने भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो मोस्टली जो है द हिंदू को रीड करते हैं और काफी अच्छा न्यूज़पेपर है, ठीक। तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला जो पहला न्यूज़पेपर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? द हिंदू हो जाएगा, ठीक है। यह एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ये भी याद आपको रखना है। ओके, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें से देखिए क्या है कि मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में कौन सा मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है, ठीक है। मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है, राइट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, नाइट्रोजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, कार्बन दिया है। तो आप जब भी अगर शरीर की बात करें कि मानव शरीर में तत्व की बात करते हैं, ठीक है, धातु अलग होता है और तत्व अलग होता है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में क्या, हम ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और मानव शरीर में जो है सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन की ही मात्रा रहती है, और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है सबसे ज्यादा होती है 65% होती है। कितनी होती है? 65% होती है। वहीं कार्बन की अगर हम बात करते हैं, सेकंड जो होता है, सेकंड नंबर पर मानव शरीर में जो है वो कार्बन होता है, और कार्बन जो होता है कितना होता है? 18% होता है, राइट। फिर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो शरीर में हाइड्रोजन होता है, लगभग 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। ये थर्ड नंबर पर होता है, ठीक है, थर्ड नंबर। ओके, थर्ड नंबर पर होता है, ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। तो मानव शरीर में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एसएससी जीडी वाले जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे चैनल को शेयर करते चलें, ठीक है। जितने भी हमारे जो भी वीडियो आ रहे हैं उनको शेयर करते चलें, इससे हमें भी जो है प्रोत्साहन मिलता है। आप लोग जब अच्छे से देखते हैं, अच्छे से करते हैं चीजें, तो हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम और अच्छा वर्क करें, आप लोगों के लिए और अच्छे से क्वेश्चन निकाल के लाएं और उसे और भी बेहतर ढंग से आपके सामने रखा जाए, राइट, ठीक है। तो इतना जो है आप हमारे साथ करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? इनमें से कौन केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। यानी कि आप देखते हैं केंद्र सरकार के भी प्रत्यक्ष कर होते हैं और राज्य सरकार के भी प्रत्यक्ष कर होते हैं। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर भी होते हैं और राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर भी होते हैं। आपने पढ़ा होगा जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी जो है प्रॉपर, उसमें बहुत से जो कर थे वो ऐड कर दिए गए, लेकिन फिर भी अभी बहुत से ऐसे कर हैं जो अभी अलग है, राइट, अभी भी जो अलग है डायरेक्ट टैक्स के रूप में दिए जाते हैं, राइट। तो यहां पे पूछा गया है कि केंद्र सरकार का कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे दिया है आयकर। आयकर का मतलब है इनकम टैक्स है। दूसरे नंबर दिया गया निगम कर है, यानी कॉर्पोरेट जो टैक्स होता है। तो ये तो दोनों आपको दिख रहे होंगे, ये कैसे हैं? ये डायरेक्ट टैक्स है। ये कैसे है? डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है, डीटी है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट टैक्स है और ये भी डायरेक्ट टैक्स है। वहीं पर हम 2 ऑप्शन और बचे हमारे पास, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स बचा, और यहाँ पे संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स बचा, ठीक है। तो संपत्ति कर भी जो होता है हमारा कैसा है? संपत्ति कर जो है हमारा कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो ये डीटी के अंदर आएगा, डायरेक्ट टैक्स है। एक हमारा केवल ऑप्शन बचा सेवा कर। तो सेवा कर जो है हमारा किसके अंतर्गत आता है? अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, और ये केंद्र सरकार का है, राइट, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे। और याद रखना, हमारे अगर हम ये बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा किस जो कर के माध्यम से जो है भारत में पैसा आता है भारत सरकार को, किस करके? तो जीएसटी से। सबसे ज्यादा किसके द्वारा आता है? तो जीएसटी के द्वारा जो है भारत सरकार को पैसा वसूल होता है। ओके, पहले होता क्या था? पहले निगम कर यानी जो है जो कॉर्पोरेशन टैक्स, ये कॉर्पोरेट टैक्स होता था, इसके द्वारा जो है सबसे ज्यादा पैसा आता था। लेकिन अब जो है क्योंकि जीएसटी के साथ जो है बहुत से हमारे कर जो है जोड़ दिए गए हैं, अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी में इंक्लूड कर दिए गए हैं, इसलिए जो आप सबसे ज्यादा पैसा आता है वो जीएसटी से आता है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड सर्विस टैक्स, राइट, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते रहते हैं, और इसमें बहुत से बच्चे गलत भी कर जाते हैं क्योंकि कई नाम जो है एक से लिखे होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 4 दिए हैं, यहाँ पे याद रखना गणतंत्र भारत दिया है। गणतंत्र भारत की बात कर रहा है, यानी कि 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। इसके बाद के जो बजट पेश किया गया है वो किसने किया है? ओके, क्लियर है। तो पहले नंबर पे दिया है सर जेम्स विल्सन, तो सर जेम्स विल्सन दिया है। दूसरे नंबर पर दिया है सर मुखम सेट्टी दिया है। तीसरे पे जेएल नेहरू, और चौथे पे जॉन मथाई दिया है, ठीक है, जॉन मथाई। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं सर जेम्स विलियम्स की। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कब जो है
सर जेम्स विलियम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है बजट इन्होंने ही पेश किया था 1860 में। कब किया था बजट इन्होंने सबसे पहले पेश किया था 1860 में, और भारत में पहली बार जो बजट है 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा जो है पेश किया जाता है। फिर हम दूसरा अगर बात करते हैं आजादी के बाद, तो षडमुखम सेट्टी, आजादी के बाद की अगर हम बात करते हैं, ये जो है षडमुखम सेट्टी, ये क्या है आजादी के बाद, आजादी के बाद का जो बजट है वो षडमुखम सेट्टी ने किया था, ठीक है राइट। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं जेएल नेहरू। तो जेएल नेहरू जो है आप लोग जानते हैं जेएल नेहरू जो है प्रधानमंत्री रहे थे, और इन्होंने जो है बजट तो पेश किया नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है जान मथाई। क्या ऑप्शन दिया है? जान मथाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जान मथाई हो जाएगा। और जान मथाई जो है वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। गणतंत्र अलग होता है, स्वतंत्रता अलग है। स्वतंत्रता का मतलब है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी हमारी संवैधानिक प्रक्रियाएं हुई हैं या हमारी सरकारी प्रक्रियाएं हुई हैं वो, और गणतंत्र का मतलब है जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका था। वैसे तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया, लेकिन गणतंत्र हम किस दिन बनते हैं? वो 26 जनवरी 1950 को बनते हैं, राइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जान मथाई हो जाएगा। और इसके अलावा हम क्वेश्चन बता देते हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आम बजट को रेलवे बजट में कब इंक्लूड किया गया। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, आम बजट को, ठीक है, आम बजट को रेलवे बजट के साथ कब पेश किया गया, ठीक है, पेश किया गया। तो इसका आंसर क्या था? 2017। क्या हो जाएगा? 2017 में जो है ये प्रक्रिया आम बजट को रेलवे बजट के साथ जो है पेश किया गया था, ठीक है, क्लियर है। और सभी लोग याद रखना जो बजट है वो हमारे फरवरी महीने के प्रथम वीक में जो है पेश किया जाता है, ठीक है। और संविधान की अगर हम बात करते हैं, संविधान में बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं है, याद रखना। संविधान में बजट शब्द का जो है संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? संविधान में एक अनुच्छेद है 112, अनुच्छेद नंबर है 112 है अनुच्छेद, राइट, आर्टिकल 112 है। और आर्टिकल 112 के तहत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या इसमें बताया गया है? सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं हम, तो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? ये वार्षिक वित्तीय विवरण, ओके राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। और बजट के क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को क्लास में बताता चलूंगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है? विश्व में किस देश के द्वारा जीएसटी को सर्वप्रथम लागू किया गया था? ये भी कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में आप लोगों को पता ही होगा जीएसटी कब से लागू किया गया है। भारत में अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत में जीएसटी की अगर हम बात करते हैं, भारत में जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 1917 से जो है क्या हुआ? 1917 से लागू किया गया। 1 जुलाई 1917 से लागू किया गया, ठीक है, 1 जुलाई 1917 से लागू किया गया। 1917 नहीं, यहाँ पे 2017 लिखेंगे, ये मिस्टेक होगा, 2017 कहेंगे, 1917 नहीं होगा। 2017 से भारत में जीएसटी कब से? 1 जुलाई 2017 से है लागू, और इसीलिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब ये पूछा गया है कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी, यानी कि जो हमारे यहाँ जीएसटी है, ये सबसे पहले जीएसटी का जो फार्मूला या जीएसटी को जो सर्वप्रथम लागू किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, भारत है, फ्रांस है, ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरे नंबर पर फ्रांस है, तीसरे नंबर पर यूके है, चौथे नंबर पर ब्राजील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? फ्रांस हो जाएगा। तो सबसे पहले विश्व में जो है फ्रांस ने जो है जीएसटी को जो है लागू किया था, ओके, क्लियर हो गया। बाद बाकी जीएसटी में हमने पिछले क्लास में कई क्वेश्चन बताए हैं, आप पिछले क्लास में जाके जो है क्वेश्चन देख सकते हैं, क्लास को बढ़ा के स्पीड में करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या लिखा है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यूनानी चिकित्सा यानी यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देना है बेसिकली। आपने देखो हमारे यहाँ कई तरह की चिकित्सा पद्धति हैं, आपने नाम सुना होगा आयुष, क्या नाम सुना होगा? आयुष नाम सुना होगा, ठीक है, आयुष नाम सुना होगा। तो आयुष जैसे आपने देखा होगा आयुष मंत्रालय होता है ना, आयुष, तो आयुष से मतलब क्या है? आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है और होम्योपैथी है, ठीक है। इस तरह की जो है हमारे भारत में जो है चिकित्सा पद्धति, आयुष का ये फुल फॉर्म होता है, कई बार अगर पूछे तो आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का एक उद्घाटन किया गया पूर्वोत्तर भारत में जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति को क्या करना है? बढ़ाना है और फैलाना है। तो पूर्वोत्तर भारत में आप लोग जानते हो 7 स्टेट है, पूर्वोत्तर भारत में कितने हैं? 7 स्टेट है, और साथ में प्लस 1 स्टेट और हो जाता है,
ठीक है। 7 तो ये 7 स्टेट है, इनको 7 बहनें बोला जाता है, और एक स्टेट जो है वो सिक्किम जुड़ जाता है, राइट। तो कुल मिला के जो है टोटल 8 स्टेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, असम दिया गया, नागालैंड दिया गया, मणिपुर दिया गया, अरुणाचल प्रदेश दिया गया। आपको आंसर करना है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूं, आंसर हो जाएगा इसका असम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे IM लगा लीजिए, ठीक है। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, थोड़े अलग टाइप के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, राइट। तो असम में जो है, अभी एक और मैं घटना बता देता हूं, असम और मेघालय के बीच एक छोटा सा डिस्प्यूट हुआ, और उस डिस्प्यूट में हुआ क्या कि जो भी असम के कुछ पुलिसकर्मी थे और वहां पे जो है उनमें आपस में झड़प हो गई। मेघालय के कुछ लोग थे, मेघालय के भी कोई एक फॉरेस्ट गार्ड था, कुछ लोग थे वहां पे। तो 6 लोगों को जो है उस झड़प में जो है उनकी डेथ हो गई और मौत हो गई, गोली चलाई गई असम के द्वारा, उनके जवानों के द्वारा, जो भी घटना घटी हो, ठीक है। तो वो एक घटना घटी है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्यों में जो है आपस में झड़प हुई, तो असम और मेघालय में हुई है, राइट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाल ही में आसियान में शामिल होने वाला 11वां देश। आसियान की बात कर लेते हैं, आसियान की बात करते हैं। आसियान एक संगठन है, एक वैश्विक स्तर का संगठन है आसियान, 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 ठीक है। आसियान शब्द जो है ये क्या है, एक संगठन है, एसोसिएशन साउथ एशियन नेशन का, ठीक है। यानी कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं, साउथ ईस्ट नेशन के, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, हम ऐसे कहेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक संगठन है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन, ओके, देशों का संगठन है। देशों का क्या है, देशों का ये संगठन है, ओके, संगठन है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, आसियान में पहले जो थे 10 देश थे। कितने थे देश थे, तो 10 देश थे। और आसियान की स्थापना की बात करते हैं तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी, 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं आसियान की, तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है कहां पर है, जकार्ता में। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, जकार्ता में, राइट। अब हम देशों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपके वियतनाम हो गए, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये जो देश हैं जो है, थाईलैंड हो गया, ये सारे देश जो हैं किससे जुड़े हुए हैं, आसियान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा देश है अभी आसियान में 11वां देश शामिल हुआ है। पश्चिमी तिमोर है, पूर्वी तिमोर है, भारत है, पाकिस्तान। तो ये दोनों आंसर कट कर दो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान इससे ऑलरेडी जुड़े ही नहीं है, ओके, ठीक है। बचा हमारा पश्चिमी तिमोर और पूर्वी तिमोर, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तिमोर। तो पूर्वी तिमोर जो है इसका आंसर हो जाएगा, पूर्वी तिमोर जो है इसका आंसर हो जाएगा, राइट। और आंसर इसका हो जाएगा पूर्वी तिमोर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा पूर्वी तिमोर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं कि क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, बेतवा नदी, बनास नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो नर्मदा नदी है ये। अब यहाँ पे ये देखना है कि क्षिप्रा नदी की अगर हम बात करते हैं, क्षिप्रा नदी आपको पता होगा, उज्जैन आपने सुना होगा, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, ठीक है। उज्जैन शहर जो है, उज्जैन शहर कहां पर है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। कहां पर है, क्षिप्रा नदी के किनारे, राइट, क्षिप्रा नदी के किनारे है, ओके। अब जो ये उज्जैन है, उज्जैन जो क्षेत्र है पूरा वो मालवा वाला क्षेत्र है। किसका है, मालवा वाला क्षेत्र, मालवा के पठार वाला क्षेत्र है, ओके, मालवा वाला क्षेत्र है। तो अब हमें क्षेत्र देखना है कि कौन सा क्षेत्र, क्या मालवा के क्षेत्र से इसमें कोई नदी निकलती है। तो बनास नदी जो है वो राजस्थान के क्षेत्र से आती है। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और विंध्याचल और सतपुड़ा की पठारियों के बीच से होती हुई बहती है। बेतवा नदी की बात करते हैं तो रायसेन की पहाड़ियों से निकल कर आती है एमपी के। लेकिन बस एक चंबल नदी है जो जनापाव की पहाड़ियों से निकल कर आती है मऊ जिले से। एमपी का मऊ जिला है जनापाव की पहाड़ी, और ये जनापाव की पहाड़ी जो है मालवा के पठार का ही हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा चंबल। तो चंबल की सहायक नदी है कौन, क्षिप्रा नदी, ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर जो है 11 आपकी स्क्रीन के सामने है। देश की जनगणना को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। देश की जनगणना, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं और 9वीं। मैं सारी अनुसूचियों के बारे में बात कर देता हूं। तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें आप लोगों को पता है कि 3 तरह की जो है आपको सूचियां मिलती हैं, समवर्ती सूची मिलती है, ठीक है, राज्य सूची मिलती है और संघ सूची मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, 22 भारतीय भाषाएं हैं, उनके बारे में जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। और 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में
चीजें बताई गई हैं। नवीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये आपको पता होगा, नवीं अनुसूची भारत में जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत, और इसमें भूमि से संबंधित जो था मैटर उसको यहाँ पे जो है संशोधित किया गया था, राइट। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, आप सबसे पहले देखते हैं जनगणना। जनगणना विषय किसका है, तो जनगणना जो हो जाएगा केंद्र का विषय। किसका विषय है, तो केंद्र का विषय है, ठीक है। और केंद्र जो है, केंद्र सूची जो है वो किसके अंतर्गत आती है, तो 7वीं अनुसूची में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। यानी देश की जनगणना को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, तो 7वीं। 8वीं के अंतर्गत आपको पता है भाषा है, 5वीं के अंदर शेड्यूल ट्राइब है, और 9वीं के अंदर जो है भूमि सुधार से संबंधित है। ओके, ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था। पहली बार राज्य के बारे में, राज्य की अर्थव्यवस्था यानी राज्य अर्थव्यवस्था, राइट, यानी स्टेट इकोनॉमी के बारे में किसने बताया था। तो स्टेट इकोनॉमी जो है वो एक कहीं ना कहीं जो है सोशल मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मॉडल को किसने बढ़ावा दिया था, यानी सोशलिज्म जो है इकोनॉमी को किसने बढ़ावा दिया था। क्या एडम स्मिथ ने दिया था, नहीं, एडम स्मिथ तो जो है कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी को पूरा बढ़ावा दिया था। कीन्स ने भी जो है कैपिटलिज्म को ही बढ़ावा दिया था। कीन्स वैसे बहुत ही अच्छे, अपने समय के बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री रहे। 1929 जो विश्व आर्थिक मंदी थी उसमें जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जो इसका आंसर हो जाएगा वो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है अर्थव्यवस्था यानी राज्य अर्थव्यवस्था का जो है पहला सिद्धांत दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है। ओके, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 देख लेते हैं। यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है। तो मुख्यालय की बात कर रहे हैं, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मतलब क्या होता है यूनाइटेड। यूएनडीपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूएनडीपी। तो यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके मुख्यालय की हम बात कर लेते हैं, इसके मुख्यालय की बात करते हैं। तो ये मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में। कहां पर है, न्यूयॉर्क में, राइट। यूएनडीपी के मुख्यालय की बात करते हैं तो कहां पर है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क में है। यहां पर दिया है आंसर, ठीक है, न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगर हम नैरोबी की बात करते हैं तो यहां पर जो है यूएनईपी का मुख्यालय, यूएनईपी का मुख्यालय। यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय, किसका मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय, राइट। फ्रांस में किसका मुख्यालय, यूनेस्को। और जिनेवा में आप लोगों को तो पता ही होगा बहुत से मुख्यालय हैं, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपका जैसे हम WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे जिनेवा में हैं। ओके, मोस्टली जो है हेडक्वार्टर वो जिनेवा में ही है, लेकिन कुछ जो है वो अलग है। जैसे यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा यूएनडीपी का भी मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। नैरोबी में जो है यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है। फ्रांस में जो है तो यूनेस्को का मुख्यालय। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। पाल वंश के शासकों की राजधानी थी, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया पाल वंश। तो सबसे पहले बता देते हैं जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल के एक बड़े क्षेत्र में जो है पाल वंश के शासक रहते थे। पश्चिम बंगाल के बड़े क्षेत्र में पाल वंश के शासक। पाल वंश के शासकों के बारे में बता देता हूं। इनके जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। कौन थे, संस्थापक की हम बात करते हैं तो गोपाल थे, ठीक है। संस्थापक की बात करते गोपाल थे, लेकिन इसके सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वो कौन थे, धर्मपाल थे। क्या नाम था इनका, धर्मपाल था। और इन्हीं के द्वारा जो है, इनके द्वारा ही जो है बिहार में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। किसकी, विक्रमशिला जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, ठीक है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि पाल वंश के शासकों की राजधानी क्या मगध थी, क्या कन्नौज थी, क्या मुंगेर, या इनमें से कोई नहीं थी। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर करिए। तो आंसर हो जाएगा इसका मुंगेर, ठीक है। हम लोग याद रखेंगे मुंगेर में जो है पाल वंश के राजाओं की जो है राजधानी हुआ करती थी। और मगध की अगर हम बात करते हैं तो मगध जो है कई शासकों की राजधानी रही है। मौर्य वंशों की भी राजधानी मगध रही है, नंद वंशों की राजधानी भी मगध रही है, ठीक है।
मगध एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। इसकी राजधानी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मगध के सबसे पहले छोटा क्षेत्र हुआ करता था राजगृह या ग्रीब्रिज, फिर इसके बाद पाटलिपुत्र है, पूरा एक मगध एरिया हुआ करता था। इनके छोटे छोटे अलग अलग जो है राजधानी बनी थी। राइट, क्लियर हो गया। कन्नौज जो है हर्षवर्धन की राजधानी रही थी, हर्षवर्धन शासक थे वर्धन वंश के, उनकी राजधानी थी। और मुंगेर जो है पाल वंश के शासकों की थी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, यदि समाज में क्रांति जानी है, समाज में क्रांति की जानी है, यहां पे होना चाहिए समाज में क्रांति की जानी है तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। मतलब ये एक प्रकार का कमेंट है, कथन है, और ये कथन किसने कहा है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। पहले नंबर पर दिया है बिस्मार्क, दूसरे नंबर पर मेजनी, तीसरे नंबर हिटलर दिया है, चौथे नंबर पर गैरीबाल्डी। यहाँ पे बाल्डी होना चाहिए, बाली लिखा है बाल्डी, यहाँ पे लिखा है बाल्डी, गैरीबाल्डी। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, गैरीबाल्डी। अब मैं सारे चारों नाम बता देता हूं। बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क को जो है वो जर्मनी का जो है क्या बोला जाता है, जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था, जर्मनी का एकीकरण करने वाले। ठीक है, एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण करने वाले। जैसे हमारे भारत का एकीकरण किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो उनको जो है इनके नाम से ही उपमा दी जाती है कि भारत का बिस्मार्क जो है किसे बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका मतलब है कि बिस्मार्क ने जो है पहले ही, बिस्मार्क जो है वहां के जो है चीफ भी रहे थे, वहां के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया था जर्मनी में। ओके, तो जर्मनी का एकीकरण किया था। वहीं पर मेजनी और गैरीबाल्डी दोनों की बात कर लेते हैं, मेजनी और गैरीबाल्डी दोनों के नाम बता देते हैं। तो उन्होंने इटली का एकीकरण किया था। किसका किया था, इटली का एकीकरण 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 किया था। वहीं अगर हम हिटलर की बात कर लेते हैं तो हिटलर को आप लोग जानते हैं, ये जर्मनी के एक समय के तानाशाह हुए थे, तानाशाह थे जर्मनी के, तानाशाह। ठीक है, ये तानाशाह थे जर्मनी के, और इन्हीं के समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, इन्हीं के समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। राइट, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। ओके, क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी हो जाएगा। क्या आंसर है, हो जाएगा मेजनी हो जाएगा। इटली का एकीकरण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, और इन्होंने ये बोला था कि समाज में क्रांति कब हो सकती है, तो समाज में क्रांति जब हो सकती है जब उसका नेतृत्व जो है नवयुवकों के हाथ में दे दिया जाए। ठीक है, नवयुवकों के हाथ में दे दिया, मतलब नवयुवक जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। राइट, और काम करने की क्षमता भी अधिक होती है, और सारी चीज बहुत सी सोच समझ के इन्होंने ये बात बोली थी। तो किसने बोली थी, ये मेजनी ने बोली थी। राइट, मेजनी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या चलते हैं कि कौन आंतरिक ग्रह में सम्मिलित नहीं है। आंतरिक और बहिग्रह दो तरह के ग्रह होते हैं हमारे प्लेनेट, हमारे पूरे सौर मंडल में, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम कह रहे हैं, जो हमारा सौर मंडल है। राइट, तो सौर मंडल में हमारे टोटल जो है 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। इनको हम दो भागों में बांट लेते हैं, 4 जो है वो आंतरिक ग्रह हैं और 4 जो है हमारे बहिग्रह हैं। ठीक है, तो इसमें आंतरिक ग्रह की बात की गई है, इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो हम पहले आंतरिक ग्रह की बात कर लेते हैं। आंतरिक ग्रह होते कौन कौन है, आंतरिक ग्रह, तो आंतरिक ग्रह में जो है आंतरिक ग्रह जो बात कर लेते हैं, तो पहले नंबर पे बुध आता है, पहले नंबर पे बुध है, फिर शुक्र है, यानी वीनस है, फिर आपका कौन है, फिर आपका पृथ्वी है। ठीक है, फिर आपका कौन है, फिर आपका मंगल है। तो ये जो 4 ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह है, और बहिग्रह के बचे जो 4 ग्रह होते हैं, बहिग्रह में कौन हो जाएगा, तो बृहस्पति हो जाएगा, राइट, बृहस्पति हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर शनि हो जाएगा, शनि। तीसरे नंबर पर अरुण हो जाएगा, अरुण, और चौथे नंबर पर जो है वरुण हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। राइट, तो इसमें कोई आंसर आपको दिख रहा है, इसमें से कोई दिख रहा है, तो शनि दिख रहा है, तो जो है इसमें शनि जो है आंतरिक ग्रह में शामिल नहीं होगा। बाद बाकी जो ये तीनों हैं ये कैसे हैं, ये आंतरिक ग्रह। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूंगे की चट्टान। इसको क्या बोलते हैं, मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टान, इसको क्या बोलते हैं, मूंगे की चट्टान। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से पर, मतलब दिशा पूछ लिया गया है। जब भी आप हम लोग ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का कुछ मैप इस तरह से बनता है, इस तरह से ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया का मैप बनता है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया कुछ इस तरह से है, आपको दिख रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया को जो है इस तरह से हम लोग बांट देते हैं, इस तरह से बांट देते हैं। राइट, तो ग्रेट बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिशाएं दी गई। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ग्रेट बैरियर जो है वो इस साइड है, और एक बहुत बड़ी मूंगे की चट्टान है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। अब ये देख लीजिए दिशा कहाँ हो गई, तो इसको अगर हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे करते हैं तो ये क्या हो गया, पूरब, उत्तर,
क्या निकल के आ रहा है? उत्तर निकल के आ रहा है और पूर्व निकल के आ रहा है। कहीं पे आंसर आ रहा है उत्तर पूर्वी, राइट। ये आंसर आपको दिख रहा है उत्तर पूर्वी। और याद रखना 2019 में किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट इसी तरह से पूछा गया था, और यही समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन उठा के मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको याद रखनी है कि दुनिया में सबसे लंबी मूंगे की चट्टान कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। मूंगे की चट्टाने हैं। इसके अलावा कभी ये पूछ लिया जाए भारत में मूंगे की चट्टाने कहां पर है, तो लक्षद्वीप में है। कहां पर है? लक्षद्वीप में। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देख लीजिए कि 53वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री देश कौन रहा है? 53वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री देश कौन रहा है? तो आप लोग जानते हैं हर साल जो है गोवा में, कहां पर? हर साल जो है गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है। फिल्म महोत्सव होता है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है, राइट, क्लियर है। तो ये पूछा गया है कि इस बार जो 53वां हो रहा है, और इसके बारे में बता देते हैं, जो 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है इस बार जो है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो है, इसका अवार्ड किसको दिया गया है? फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ये नोट कर लेना आप लोग। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे? चिरंजीवी को चुना गया है। किसको चुना गया है? चिरंजीवी को चुना गया, राइट। तो ये आंसर हो गया हमारा, चिरंजीवी को चुना गया, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आंसर कर लेते क्या है। 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस कंट्री रहा है बांग्लादेश, दिया आंसर, सॉरी बांग्लादेश ऑप्शन दिया है, फ्रांस दिया है, रूस दिया है, श्रीलंका दिया है। आंसर इसका हो जाएगा क्या? फ्रांस हो जाएगा। तो इस बार जो है फ्रांस को जो है फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, और एग्जाम में कहीं ना कहीं आने की संभावना है बहुत ज्यादा, ठीक है। दोनों पॉइंट नोट कर लेना। फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी, अभिनेता चिरंजीवी दक्षिण भारत के अभिनेता है, ठीक है। और अभी शायद सलमान खान के साथ जो है इनकी एक मूवी आई थी, और ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस भारतीय वन्य जीव विज्ञानी को यूनाइटेड नेशन का चैंपियन ऑफ द सम्मान दिया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ बोलते इसे, पूरे सम्मान का इसको बोलते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ। और ये किसका पुरस्कार है? यूनाइटेड नेशन का है। वेरी वेरी, इस पे आप लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब मैं बोल दूं इंपॉर्टेंट है तो है, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसके बाद अगर और अन्य टीचर भी बोलते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई अन्य जगह आप सुनते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और पूर्व के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, इसलिए जो है इस जो है बिहाफ पे जो है ये क्वेश्चन बताए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भारत के हैं पूर्णिमा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा जो है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा जो है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा जो है क्या है, वर्मन जो है क्या है, इस बार जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया गया। और यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा पुरस्कार है किस क्षेत्र में? जो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, इतना भी याद रखना है। कई बार डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेंगे कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण। इस बार किसको दिया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है 20 है, क्या लिखा है? क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? कब आया था क्रिप्स प्रस्ताव? तो 1942 में आया था। कब आया था क्रिप्स प्रस्ताव भारत में? कब आया था? 1942 में आया था, और इसका बहिष्कार कर दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा आया था, अंग्रेज इसको लाए थे, और अपने आधार पर जो है यहाँ पे संवैधानिक सिस्टम जो है लागू करने का विचार उनका था, लेकिन जो है इसको जो है क्या कर दिया गया था? विरोध कर दिया गया था, और ये फिर वापस चला गया था। तो इसी के संबंध में जो इसको क्या बोला गया था? पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि जो है उसके पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है कि उसकी समय सीमा यानी समय अवधि जो है खत्म हो चुकी है, राइट। तो राजेंद्र प्रसाद है पहला, क्या राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जेएल नेहरू ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? आप लोग आंसर करेंगे, और हाँ, जितने बच्चे आंसर करेंगे वो अपना कमेंट में जरूर बताएं आपका स्कोर कितना गया है, ठीक है। और हमारे आंसर करने से पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए। तो मैं इसका आंसर कर देता हूं, आंसर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जो है इसका आंसर है। महात्मा गांधी ने ही बोला था क्रिप्स प्रस्ताव जो है कैसा है, वो पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो बेसिकली जब हम ग्लोब इस तरह से देखते हैं तो ग्लोब में 3 रेखाएं गुजरती हैं। एक बीचों बीच जो जाती है इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो बीचों बीच जाती है भूमध्य रेखा, और यहाँ से 23.5 डिग्री जाती है इसको कर्क रेखा बोलते हैं, और यहाँ से 23.5 जाती है डिग्री इसको हम मकर रेखा बोलते हैं। तो अब इस एरिया में जितने भी देश होते हैं, यानी कि यहाँ पे कर्क रेखा की बात की गई है,
ओके, तो किस देश से, सॉरी मकर रेखा की बात की गई, किस देश से मकर रेखा यानी कि इस रेखा की बात की गई, ये जो है 23.5 डिग्री, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं 23.5, 23 सही 1/2, 23.5 डिग्री जो है ये क्या है, दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये क्या है, दक्षिणी अक्षांश रेखा, राइट, दक्षिणी अक्षांश। ये सारी जितनी भी लेटी लेटी लाइनें होती हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं, राइट, इतना आप लोगों को याद रखना है, दक्षिणी अक्षांश रेखा। वहीं पर अगर हम ये बात करते हैं 23 सही 1/2 डिग्री जो है ये उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। याद रखना है कि ये जो है उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये हमारी दक्षिणी अक्षांश रेखा है। इसको कर्क रेखा बोला जाता है, इसको कर्क रेखा बोला जाता है, इसको मकर रेखा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मकर, ठीक है। अंग्रेजी में बता दें तो अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कर्क रेखा को अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। और ये जो है भूमध्य रेखा है, ये क्या है, भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा, इसको इक्वेटर बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है, यानी कि दक्षिण वाले क्षेत्र में। अब देख लेते हैं ब्राजील, ऑप्शन दिया है पहला, क्या यहां से मकर रेखा गुजरती है, तो यहां से मकर रेखा गुजरती, राइट। वहीं पर हम दूसरे पर दिया है चिली, चिली बहुत ही लंबा, मतलब सबसे लंबी अगर सीमा लंबे उसमें बसा है, दुनिया का सबसे लंबे उसमें कह सकते हैं वर्टिकल रूप में, तो चिली है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, एक ऑप्शन दिया है नामीबिया, दिया है नामीबिया दिया है, और इधर दिया सोमालिया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो मैं बता देता हूं, जो है ब्राजील से भी जाती है आपकी मकर रेखा और चिली से भी जाती है आपकी मकर रेखा, नामीबिया से गुजरती है। नामीबिया आपने देखा होगा दक्षिण अफ्रीका के जस्ट साइड से है, यानी कि आप बाएं साइड देखेंगे, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका, जैसे आप ये बनाते हो, ये आप दक्षिण अफ्रीका का मैप बनाते हो, इस तरह से ये मैप बनाते हो, तो इधर साइड जो है नामीबिया, इस साइड जो है नामीबिया है। अभी यहीं से चीते लाए गए थे, ठीक है, भारत में 8 चीते मंगाए गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमालिया। सोमालिया ऐसा क्षेत्र है जहां से जो है मकर रेखा नहीं गुजरती है। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं जो हैं वो किस एरिया से गुजरती हैं। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप, ये पूछ लिया जाता है कि कर्क मकर और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं जो है किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो हमेशा याद रखना अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ओके, तो कुछ पॉइंट नोट करते जाना, मैं ऑरली ऐसे बोल देता हूं तो उसको आप लोग नोट कर लेना, पॉज करके नोट भी कर सकते हो। मानव के जन्म के समय कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और हो सकता है बहुत से बच्चों को ये चीजें ना पता हो, तो मैं बता देता हूं। तो मानव के जन्म के समय कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती, तो मैं ये देख लेता हूं कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो सबसे पहले आपका लिखा बीसीजी का टीका है, क्षय रोग से संबंधित जो होता है। आपको हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं, बीसीजी का जो टीका है वो दिया जाता है और जन्म के समय ही बच्चों को दिया जाता है, जब जन्म हो जाता है तो उस समय दिया जाता है। दूसरे यहाँ पे लिखा है ओपीवी, ओपीवी का मतलब यहाँ पे पोलियो वैक्सीन से संबंधित है। ओके, पोलियो वैक्सीन से संबंधित है, पोलियो पीओ भी होना चाहिए यहाँ पे, पोलियो वैक्सीन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका दिया हेपेटाइटिस बी दिया है, और यहाँ पे दिया है एमएमआर। एमएमआर का मतलब होता है मीजल्स, मम्स और रुबेला। ये 3 तरह की बीमारियां होती, वायरस जनित होती हैं, मीजल्स, मम्स और रुबेला। फिर यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के बारे में दिया गया है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो एक संक्रमित बीमारी होती है, पेट से रिलेटेड बीमारी होती है, दूषित भोजन, दूषित जल, या इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी जो है वो एक जेनेटिक बीमारी भी हो जाती है, जेनेटिक आनुवांशिक जो है रूप से जो ये बीमारी हो जाती है, होती नहीं है लेकिन कई बार होता है, माता को या पिता को किसी को है तो वो कभी कभी जो है हेपेटाइटिस, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है बचपन के समय, मतलब जब बच्चा जब जन्म होता है, मानव का जन्म होता है, उस समय जो हेपेटाइटिस बी का जो है वैक्सीन नहीं दिया जाता, बाद बाकी तीनों में दिया जाता है, बीसीजी के समय और पोलियो वैक्सीन के समय, और मीजल्स, मम्स और रुबेला इसमें भी जो है आपका वैक्सीन दिया जाता है, एमएमआर इसको बोलते हैं शॉर्ट में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, भारत सरकार का महत्वाकांक्षी मुंडा योजना, मुंडा योजना नहीं है, आप मुद्रा योजना लिखेंगे। मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, मुद्रा योजना आप लोगों को पता है, मुद्रा योजना जो है भारत सरकार ने बहुत पहले 2015 में स्टार्ट की थी। ओके, तो यहां पर इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि जो भी छोटे उद्योग होते थे, लघु उद्योग होते थे, उनको पूंजी मुहैया कराना, ताकि वो जो है ग्रोथ कर सके, आगे बढ़ सके। ओके, तो यहां पे अगर हमें ऐसा कोई आंसर दिख रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे ऑप्शन क्या है, कृषकों को आर्थिक सहायता। मैंने छोटे उद्योग की बोली है तो कृषक यहां पे लग गया तो ये गलत हो जाएगा। महिला, तो महिला भी नहीं आएगा, लघु उद्योग की बात की है। देश में मुद्रा यहां पे लिख लेना, देश में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ावा देना। तो देश में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ावा ऐसे कैसे हम दे सकते हैं, नीचे दिया है लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना, तो बस इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुद्रा योजना जो है किससे संबंधित है, लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के सामने क्या लिखा है, लैक्टोज। लैक्टोज का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें होता है। लैक्टोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा होती है, ठीक है, जो बेसिकली दूध में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है,
दूध में पाई जाती है, शर्करा होती है, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे ये पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन दिया माँ के दूध में, फिर दूसरा ऑप्शन दिया है गाय के दूध में, गाय के मिल्क में, तीसरा ऑप्शन दिया बकरी यानी गॉट के मिल्क में, चौथा ऑप्शन दिया भैंस यानी बफेलो के मिल्क में, 4 ऑप्शन दिया है मदर मिल्क, एंड सेकेंड इज नाउ काउ मिल्क, एंड थर्ड इज गॉट, एंड 4 इज बफेलो मिल्क। तो आपको ये बताना सर्वाधिक प्रतिशत यानी कि लैक्टोज का सर्वाधिक प्रतिशत। आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी बच्चा नवजात शिशु होता है तो बताया जाता है कि जो माँ का जो दूध है वो बहुत ही पुष्टाहार होता है, मतलब एक प्रकार से बहुत ही जो शुरुआत का दूध होता है बहुत ही मतलब अच्छा होता है, ठीक है, हमेशा जीवन के लिए क्या मतलब उसमें इस तरह की शक्तियां होती हैं, ओमेगा टाइप की शक्तियां होती हैं। तो बेसिकली शक्ति तो वो होती है, इसके अलावा जो है उसमें क्या होता है, सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा होती है, यानी कि लैक्टोज जो शर्करा है वो सबसे ज्यादा होती है। तो माँ के दूध में जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जो है लैक्टोज जो है इन चारों में जो है आंसर इसका जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है और सीरीज का अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का पूछा गया है, ये कुछ नहीं पूछा गया कि किसको रिजर्वेशन दिया गया, कब दिया गया, ये सारी चीजें नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1948, तो 1948 में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। 1956 में है, 1979, 1953। क्या आंसर हो जाएगा आप लोग करेंगे। इस तरह के 1-2 सन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे, इनको भी आपको डन करते जाना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1953 है। और 1953 में जो है भारत का प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए हैं और जितने भी हमारे भाई बहन दोस्त हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं, ठीक है। और हमारी क्लासें जो हैं अब लगातार रहेंगी। कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाता है या कोई अदर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। बाद बाकी हमारी कोशिश यही है कि इस तरह से आपकी प्रैक्टिस सेशन आपका जीएस में होता रहे, ताकि आपके जो एसएससी जीडी या पुलिस में जो है आपके अच्छे नंबर जीएस में आ सके, ठीक है। तब तक कि हम लोग फिर मिलते हैं और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।